नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहन का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश यूपी टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज ही हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की एग्जाम जो है, एग्जाम डेट जो है वो प्रस्तावित है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम लोग एसएसटी के क्वेश्चंस को, सोशल साइंस के, सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस को, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को और यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। बाद में जो लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर वेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके। पहले प्रश्न के साथ आप लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, केसर का उत्पादन होता है असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, गुजरात में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। आपसे प्रश्न कह रहा है कि केसर का उत्पादन कहां पर होता है। आपको पता है केसर जो है ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है ना। ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में केसर का उत्पादन किया जाता है। और कहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, असम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। केसर का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में होता है। और जम्मू एंड कश्मीर में केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, तो आप कहेंगे केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, केसर को क्या किया गया है, तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में केसर को जीआई टैग भी दिया गया है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन सी नदियां निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, यमुना है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है, सिंधु, झेलम, सतलज है, झेलम, सतलज, यमुना है। ये ऐसा प्रश्न है ना जो बार बार आपसे प्रश्न बनता है, जो बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को बदल बदल करके आपसे कई बार ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार दोहराया जा चुका है। मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी प्रश्न को कहा जा सकता है, इसी प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सी नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, है ना। इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में ऐसे आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसी प्रश्न को पूछा गया है कि कौन सी नदियां हैं जो ट्रांस हिमालय से निकलती है। और क्या किया गया है, और क्या पूछा गया है, इसी प्रश्न को और घुमा करके आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, जिनका उद्गम भारत में नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है ना जो बार बार आपसे पूछा गया है, बदल बदल करके घुमा फिरा के आपसे बार बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया, रिपीट हुआ है। कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, कौन सी नदी है जो तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, जो तिब्बत में से निकलती है, कौन सी नदियां है जो जिनका उद्गम तिब्बत से होता है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे तीन नदियां हैं। कौन सी, तो आप कहेंगे तीन नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। ये तीन नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम क्या होता है, जिनका उद्गम भारत में नहीं है, जिनका उद्गम भारत के बाहर है। ट्रांस हिमालय से तिब्बत वाला जो क्षेत्र वहां से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें भारत में कौन सी फसलें हैं जो भारत में उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं। जौ और मक्का है, ज्वार और बाजरा है, चावल है, गेहूं है। क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत में कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी फसलें हैं भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं, जिनका उत्पादन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। तो कौन सी फसल है जिसका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों को ये घेरती है। क्या आंसर करेंगे, जौ और मक्का है, ज्वार और बाजरा है, गेहूं है, चावल है। क्या हो जाएगा, तो तीसरे प्रश्न की आप करेंगे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, चावल हो जाएगा, है ना। चावल की जो खेती है ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर होती है, सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो चावल के द्वारा घेरा जाता है। चावल आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आप गेहूं कहोगे, है ना। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर आप क्या कर दोगे, गेहूं आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूरे विश्व के जो है पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4 है, 3.5 है, 3.2 है, 3.7 है। हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित नए प्रश्नों को भी कर रहे हैं जिनके अब की बार यूपी टेट में पूछे आने की संभावना सबसे अधिक है। और ये जो क्लास है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 to 5 के लिए टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, और अगर आप 6 to 8 के लिए पेपर देना चाहते हैं, यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? तो आप कहेंगे 2.4% है। भारत जो है वो पूरे विश्व के 2.4% पर फैला हुआ है, और पूरे विश्व की अगर आपसे पूछा जाए तो पूरे विश्व की 17.3% जनसंख्या जो है 17.3% जनसंख्या, पूरे विश्व की 17.3% जनसंख्या जो है ये क्या करती है? ये भारत में निवास करती है। ठीक है, क्या करती है? तो 17.3% जनसंख्या जो है ये भारत में क्या करती है? निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है सबसे लंबी तटीय सीमा? देखिए ये अपना प्यारा भारत है ना। अगर हम लोग ये बात करेंगे तो ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, और इस यहाँ पर जो ये आपको देखने को मिल रही है ये भारत की तटीय सीमा, या फिर कहेंगे ये भारत की तटीय सीमा है। ये भारत की तटीय सीमा है, या फिर इसको हम लोग और क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ये भारत की जलीय सीमा है। तो भारत की जलीय सीमा है या फिर कहेंगे तटीय सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है? आप कहोगे 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और जब इसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ देते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड कर देते हैं, तो ये तटीय सीमा जलीय सीमा की लंबाई बढ़ करके 7500 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। ठीक है, 7500 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। तो ये आपका पश्चिम दिशा में है तो इसे पश्चिमी तट कहते हैं। पश्चिमी तट पर आपको 5 राज्य देखने को मिलेंगे, और ये आपका पूर्व दिशा में है तो इसको पूर्वी तट कहते हैं। और पूर्वी तट पर आपको 4 राज्य देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के कितने? 9 राज्य देखने को मिलेंगे। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो आप कहेंगे गुजरात की है। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी है तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की है। तो ये 4 सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। ये 4 सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। सबसे छोटी तटरेखा आपसे पूछा जाएगा तो सबसे छोटी तटरेखा आप कहेंगे गोवा की है। ठीक है, सबसे छोटी तटरेखा कहाँ की है? तो आप कहेंगे गोवा की है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कहां पर है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके लिए? तो आप कहेंगे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। असम में अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में आपको काजीरंगा और मानस देखने को मिलेगा। असम में आपको काजीरंगा और मानस देखने को मिलेगा। और ये काजीरंगा और मानस जो है ना ये दोनों एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और मानस की बात करेंगे तो दोनों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में अगर हम लोग बात करें, राजस्थान में आपको क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में आपको केवला देव देखने को मिलेगा। राजस्थान में आपको केवला देव देखने को मिलेगा। केवला देव को ही हम लोग घाना भी कहते हैं। केवला देव या घाना जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सरिस्का है ना, सरिस्का, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवला देव, घाना और सरिस्का ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में होती है?
तो झूम कृषि अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के कौन से भाग में होती है? पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारत, मध्यवर्ती भारत या फिर उत्तर पूर्वी भारत। देखो जो झूम कृषि है ना, ये क्या है? ये स्थानांतरित कृषि है ना? ये क्या है? तो ये स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, ठीक है। कहां पर? तो ये आपको उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी भारत में जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि का की जाती है, जिसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर करिएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है भाई? अगर हम लोग भारत की बात करेंगे, अपने प्यारे भारत की बात करेंगे, अपने प्यारे भारत की बात करेंगे, है ना, अपने प्यारे भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। और भारत में संदर्भ में क्या कर रहा है? आपसे पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। तो पूर्व से पश्चिम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण कितना होगा? आप कहेंगे 2933 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण की अगर हम लोग बात करेंगे, उत्तर से, ठीक है। तो अगर भारत की आपके क्या कर ले, भारत की आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 2935 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी? 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुग्याल से क्या आशय है भाई? बुग्याल क्या होता है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं, सूखे जंगल होते हैं, रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुग्याल से क्या आशय होता है? ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर हम लोग पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं, उन पर आधारित नए एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा? तो आप कहोगे मर्ग घास के मैदान मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग घास के मैदान मिलते हैं। जबकि उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपको बुग्याल और प्यार घास के मैदान मिलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? तो बुग्याल और प्यार ये क्या है? तो घास के मैदान है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको मर्ग घास के मैदान मिलेंगे, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार आपको घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये घास के मैदानों के नाम है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में, तारापुर राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कहेगा कर्नाटक में। एक तरफ आपको कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कलपक्कम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो तमिलनाडु में है, ये तो बात बिल्कुल एकदम ठीक है। तारापुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो तारापुर कहां पर है? तो तारापुर आप कहोगे, तारापुर जो है ये कहां पर है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। तारापुर कहां पर है? आप कहोगे महाराष्ट्र में है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाएगा तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? राजस्थान में आप कहोगे रावत भाटा है। राजस्थान में कौन सा है? तो आप कहेंगे रावत भाटा है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही आपको पहचानना था। तो ऑप्शन संख्या बी हमारा आंसर हो जाएगा। नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, कैगा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और एक और है काकड़ापाड़, है ना, काकड़ापाड़। काकड़ापाड़ अगर हम लोग बात करेंगे तो काकड़ापाड़ आपको कहां पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। काकड़ापाड़ आपको कहां पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है? कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है? क्या कहेंगे? बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। आप कहेंगे बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश जो है
ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्यों के नाम अभी आपको याद रखना है। 5 राज्य है जिनके साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन से हैं? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे असम है, मेघालय है, मेघालय है, इसके बाद त्रिपुरा है, मिजोरम है, और पश्चिम बंगाल है ना। तो 5 राज्य हैं जिनके साथ क्या होता है? असम में है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर की बनाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो आप कहेंगे चाइना है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर कौन है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है ना, सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान है ना। कौन है? तो अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है ये क्या करता है? ये भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइएगा क्या जाएगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, चंबल है। क्या हो जाएगा? सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर करेंगे? सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है, आप क्या आंसर करेंगे? तो अगर आप ऑप्शन संख्या ए चूज कर रहे हैं, गंगा चूज कर रहे हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? जो आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। जब आपसे भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तब आप कहेंगे गंगा है ना। अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी, अगर आपसे भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो फिर आप कहेंगे गंगा हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आपसे भारत में तो पूछ नहीं रहा है ना। सबसे लंबी नदी, अगर आपसे भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो भारत में आप सबसे लंबी नदी क्या कहेंगे? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे गंगा होगी। लेकिन भारत में आप तो आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे तो ओवरऑल पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, और दिए गए विकल्पों में जो सबसे लंबी नदी होगी वो कौन सी होगी? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी होगी। ब्रह्मपुत्र नदी को आपको याद रखना है, ये कहां से निकलती है? तो ये तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। कहां से? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। कहां से? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और तिब्बत में इसको क्या करते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या करते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको क्या करते हैं? तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, है ना। बांग्लादेश में क्या करते हैं? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, है ना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करते हैं? जमुना कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में क्या करती है? ये असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माजुली द्वीप है। ठीक है। जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे माजुली द्वीप है, याद रखिएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नोट दर्रा है, बोलन दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, कराकोरम दर्रा है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आप क्या कहेंगे? तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कराकोरम है। कराकोरम दर्रा आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा, आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिलेगा, बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिलेगा।
जोजिला आपको देखने को मिलेगा, जोजिला दलवा देखने को मिलेगा, और बुर्जिला आपको देखने को मिलेगा। तो जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, कराकोरम, पीर पंजाल, ये 5 के 5 दर्रे आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पादक राज्य है? सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है? तो देखिए, अगर हम लोग चांदी की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो चांदी का उत्पादन करता है वो है राजस्थान, है ना। भारत में सबसे अधिक जो चांदी का उत्पादन करता है वो कौन है? आप कहेंगे राजस्थान है। लेकिन अब क्योंकि विकल्प में राजस्थान नहीं दिया गया है, तो आप क्या सही आंसर करेंगे? कर्नाटक होगा, झारखंड होगा, आंध्र प्रदेश होगा, गोवा होगा, क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग आंसर करेंगे किसको? आंध्र प्रदेश को करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है चांदी के उत्पादन में भारत के अंदर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की आंसर करेंगे। रबी की फसल बोई जाती है, बताएंगे क्या हो जाएगा? जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक, मार्च से मई तक। कई बार आपसे रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, जौ है, गेहूं है, जौ है, चना है ना, चना है, मटर है, मटर है, सरसों है ना। तो ये सब क्या है? ये सब अगर हम लोग बात करेंगे तो रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसल है। और ये क्या हो जाएगा? कब बोई जाती है? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मंगला तेल कुआं कहां पर स्थित है? मंगला तेल कुआं कहां पर स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में, असम में। मंगला तेल कुआं कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। बाद में जो लोग जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा? मंगला तेल कुआं आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में, असम में। कहां पर? तो आप कहोगे राजस्थान में। और राजस्थान में आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है ना, जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको मंगला तेल कुआं देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1960 के दशक में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है। हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है और हरित क्रांति के जो जनक हैं, है ना, हरित क्रांति के भारत में जो जनक हैं वो आप कौन है? तो आप कहेंगे एम एस स्वामीनाथन है ना, एम एस स्वामीनाथन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? आप कहोगे एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। और 2024 में इनको क्या किया गया है? तो 2024 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया, है ना। स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन को मानते हैं। और ये इनकी वजह से हरित क्रांति की जो है, हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से है। और किसने, कौन से फसलें हैं जिनमें जिनका उत्पादन बढ़ेगा? आप कहेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गेहूं और चावल हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी मत कर दीजिएगा, ऑप्शन संख्या ए करिएगा, गेहूं और चावल करेंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है? आप क्या कहिएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन, है ना, पर्णपाती वन, या फिर इन्हीं को क्या कहेंगे? इन्हीं को हम लोग कहेंगे पतझड़ वन, है ना। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जो वन मिलता है वो कौन सा होता है? तो आप कहिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कर्णप्रयाग संगम है भागीरथी व अलकनंदा का, भागीरथी व पिंडार का, धौली गंगा व अलकनंदा का, अलकनंदा व पिंडार का। तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या जाएगा? तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे अलकनंदा और
पिंडार नदी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है कहां पर, कर्णप्रयाग में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले अलकनंदा, है ना, अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती हैं, है ना, अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती हैं, आप कहेंगे देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। कहां पर मिलती हैं, तो आप कहेंगे देवप्रयाग में मिलती है ना। अगर आपसे पूछ ले कि अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है ना, मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कहां पर, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है ना। अगर आपसे पूछ ले अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलती है ना, अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलती हैं, तो आप कहेंगे विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलती हैं, तो आप कहेंगे विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और धौली गंगा कहां मिलती हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, है ना। ये सब नदियां आपको याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन होता है और कौन सी मिट्टी का होता है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। क्या हो जाएगा, 20वें प्रश्न की बात करेंगे। तो ये जिस मिट्टी की बात हो रही है, ये अगर हम लोग मिट्टी की बात करें, है ना, ये जो जिस मिट्टी की बात हो रही है, इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये मिट्टी आपको यहाँ पर थोड़ी सी पूर्वोत्तर राज्य में आपको थोड़ा सा मिलेगा और यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, है ना। पश्चिमी घाट पर ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी और आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलेगी। और ये मिट्टी कौन सी है, आप कहोगे लैटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी होती है। और यहाँ पर भी लोहे के कण मिलते हैं, लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं, इसलिए इसका भी रंग लाल जैसा ही होता है ना। ये भी कैसी होती है, लाल रंग की ही होती है। याद रखेंगे, लैटेराइट मिट्टी आंसर कर देंगे, ठीक। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेम्बनाड क्या है, बेम्बनाड क्या है, एक बंदरगाह है, लैगून झील है, पर्वत चोटी है, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बेम्बनाड क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताएंगे सारे मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो बेम्बनाड क्या है, तो आप कहोगे एक लैगून झील है, ठीक है, एक लैगून झील है। और ये बेम्बनाड झील आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगी। कहां पर, तो केरल में देखने को मिलेगी। और ये आपको याद रखना है कि ये जो बेम्बनाड झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है ना। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता भी होती है ना। इस बेम्बनाड झील में क्या होता है, तो नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। इस बेम्बनाड झील में नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बनाड झील, केरल में है, एक लैगून झील है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे अष्टमुडी झील पूछा जाए, अगर आपसे अष्टमुडी झील पूछा जाए, तो अष्टमुडी झील को भी आप कहेंगे केरल में है ना। अष्टमुडी झील आपसे पूछा जाए तो ये भी कहां पर है, तो ये भी आप केरल में आंसर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, जो ये लौटता हुआ मानसून है, जो ये लौटता हुआ मानसून है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बने हैं, कई बार प्रश्न बने हैं, कई बार प्रश्न यहाँ से रिपीट हुए हैं। जो लौटता हुआ मानसून है, ये क्या करता है, तो ये ठंडियों के मौसम में, ठीक है, कब, तो लौटता हुआ जो मानसून है, ये ठंडियों के मौसम में, लौटता हुआ जो मानसून है, ये ठंडियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में केरल सॉरी जो है तमिलनाडु में, ठीक है, कहां पर, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है, ठीक है, कौन सा है, तो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। और यहां पर वर्षा करता है ना, कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। कब करता है, ठंडियों के मौसम में करता है, अक्टूबर नवंबर में करता है। कौन सा, लौटता मानसून
किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व मानसून को। ठीक है, उत्तर पूर्व जो मानसून है ये, इसे लौटता मानसून कहते हैं, इसे मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? इसे मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। याद रखेंगे, मानसून का निवर्तन भी कहते हैं, लौटता मानसून भी कहते हैं। और ये क्या करेगा? ये ठंडियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो ये अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? इसको उत्कल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको उत्कल कहते हैं। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या करते हैं? इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, इसको उत्तरी सरकार कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसको कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी से लगे जो तटीय मैदान है उनको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? तो आप कहेंगे कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है? भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं? अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करें, है ना, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करें, तो जो हमारा प्यारा भारत है, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक है, भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से क्या करती हैं? उत्तर पूर्व की ओर भारत में प्रवेश करती हैं, है ना। दक्षिण पश्चिम से क्या करती हैं? उत्तर पूर्व की तरफ प्रवेश करती हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, तो फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यूपी टेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पेपर 1 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 दोनों के लिए, है ना। 1 से लेकर के 8 तक के लिए आप पेपर 1 पेपर 2 या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं, उन पर आधारित नए प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन से उद्देश्य पूरा किए जाते हैं? तो जल विद्युत उत्पादन है, नहरी सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, जल क्रीड़ा विकास है, पेयजल आपूर्ति है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए। और ये ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे? और फिर हम लोग, है ना, और फिर हम लोग क्या करेंगे? और फिर हम लोग ऑप्शन संख्या ई को चूज करेंगे, उपरोक्त सभी को सत्य कर देंगे। ठीक है, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना जो होती है, इसका अगर हम नाम देखेंगे तो बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य, मतलब उद्देश्यों को, तो बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना बनाई जाती है। ये जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब इनमें बहुत सारे उद्देश्य क्या होते हैं? तो जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी किया जा सकता है, बाढ़ का नियंत्रण भी किया जा सकता है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में कृत्रिम झील का निर्माण किया जा सकता है, पेयजल आपूर्ति की बात की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो ऑप्शन संख्या 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण सेशन था। बताइएगा सेशन कैसा लगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए पहली क्लास है और इसी तरीके से आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं जब तक आपके यूपी टेट के पेपर नहीं हो जाते हैं। आपको लगातार नियमित रूप से क्लास के साथ बने रहना है, जो कि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।